जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। दिव्यांशु ठाकुर, अश्विनी सिंह, जायफा खान, रोहित सिंह, हिमांशु, ईशु कुमार, अर्जुन, काजल, अजयपाल, सचिन, गिरीश, साहिल, हरवीर, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश को। मुगल वंश की आज अगली क्लास की तरफ हम चलते हैं। ये चौथी और अंतिम क्लास होगी मुगल वंश की, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आज इसको हम पढ़ लेंगे और ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मित्र बताई थी कि किस तरह से मैंने बताया कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की। और शाहजहां जो ये चाहता था कि उसका बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, उसकी प्लानिंग को फेल कर दिया और शाहजहां को बंदी बना लिया था। शाहजहां को बंदी बना लिया इसने। और बंदी बनाते समय भी ऐसे नहीं बनाया, शाहजहां ने खुद को किले में बंद कर लिया, ठीक है। बाहर थे आपका इसके बेटे शाह सूजा और औरंगजेब, लेकिन उन्होंने आगरा किले की पानी की सप्लाई काट दी। तो मजबूरी में शाहजहां को गेट खोलने पड़े और खुद को हवाले करना पड़ा औरंगजेब के। तब इसको कैद करता है। कहने का मतलब है फाइनली औरंगजेब गद्दी पर आया। कौन कौन से 3 युद्ध लड़े दोस्त, मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मट, धर्मट के बाद में सामूगढ़, आगरा का युद्ध। धर्मट आपका कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में देवराई, जो राजस्थान अजमेर में लड़ा गया। इन 3 युद्धों को जीतने के बाद औरंगजेब ने यह सिद्ध किया कि दिल्ली की गद्दी के लिए वह वास्तविक शासक है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर दारा शिकोह जो एक विद्वान मुसलमान था, एक अच्छा मुसलमान था, वह शासक होता तो मुगल वंश या भारत किसी और दिशा की तरफ होता। दरअसल में अगर देखें तो शाहजहां का साथ मिलने के बावजूद भी दारा शिकोह खुद को सिद्ध नहीं कर पाया, यानी सैन्य प्रशासन में वह कमजोर था। ये मैंने आपको कल भी बताया, ठीक है। देखेंगे दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का है। मुझे बताएंगे सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? इससे 3 महीने अधिक है अकबर का शासनकाल, ठीक है। उपाधि इसकी बहादुर है। जिंदा पीर इसी को कहा जाता है कि एक पीर की तरह इसने जीवन जिया। शाही खर्चे में से इसने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। एक बार तो इसने किसको? सामूगढ़ के युद्ध के बाद किया है आगरा में। और फाइनली 15 जुलाई 1659 दिल्ली में राज्याभिषेक कराया। इसके शिक्षक का नाम लतीफ सुल्तानपुरी है। माता का नाम मुमताज महल है। पिता का आप जानते ही हैं। पिता कौन है इसका? पिता इसका शाहजहां है। ये बात तो उम्मीद करूंगा कि जानते होंगे सभी। माता कौन है? माता मुमताज महल है। और इसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम, जिसको रबिया उद्दुर्रानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रबिया उद्दुर्रानी। रबिया उद्दुर्रानी को इतिहास में दोस्त इसलिए याद किया जाता है क्योंकि रबिया उद्दुर्रानी से पूछा जाता है नकली ताजमहल को पूछा जाता है, ठीक है। तो औरंगजेब आपका गद्दी पर आ जाता है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दुर्रानी, क्या बताया? दिलरास बानो बेगम, जिसको हम रबिया उद्दुर्रानी कह रहे हैं। क्या नाम है? रबिया उद्दुर्रानी। रबिया उद्दुर्रानी की याद में क्या बनाया आपका? इसने बोला शाहजहां मेरे पापा ने बनाया। इसने कहा कि अब्बू ने अगर बनाया है आपका ताजमहल को तो मैं भी बनाऊंगा अपनी वाइफ के लिए। इसने ऐसा ताजमहल बना दिया। ऐसा देखो, देखने में ऐसा लग रहा होगा तुमको ताजमहल बीमार हो गया है। ये ताजमहल बीमार हो गया है। तो संभाजी नगर कहां पर? महाराष्ट्र में। पहले इसका नाम औरंगाबाद हुआ करता था। संभाजी नगर को पहले औरंगाबाद बोलते थे। तो संभाजी नगर महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा बनवाया अपनी घरवाली के लिए। और इसे ही दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि जो ताजमहल है वो कहां पर है आपका? आप कहेंगे भैया ताजमहल तो आगरा में है, यानी नॉर्थ इंडिया में है। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में, यानी ये साउथ में है। और इसे ही दक्षिण का ताजमहल और ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। फूहड़ नकल। इसका निर्माण करता औरंगजेब के आदेश पर औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने इसका निर्माण किया है। डिजाइन इसका अहमद लाहौरी के पुत्र अतातुल्लाह ने करवाया है। अतातुल्लाह ने, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रामछवि का कहना है ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता
ताजमहल को देख करके बोला शाहजहां का पोता, अगर हमारा दादा आशिक ना होता तो आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता। कि सारा पैसा ताजमहल पर खर्च कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुपोषण का शिकार ताजमहल लग रहा है। तो ये आपका क्या है, दक्षिण का ताजमहल है। औरंगजेब की उपलब्धियों में क्या नाम आता है, क्या बोलेंगे? औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को बंद कराया। नौरोज किसने शुरू कराया था? बलबन ने। जो ईरानी यानी कि एक गैर इस्लामिक प्रथाएं, मैंने आपको बताया था गैर इस्लामिक प्रथाएं दिल्ली दरबार में बलबन के समय शुरू हुई। तो औरंगजेब ने कहा नौरोज को खत्म करो। चित्रकारी इसने बैन कर दी, झरोका दर्शन, डांस पर इसने रोक लगा दी, नृत्य को रोक दिया, संगीत को रोक दिया। संगीत को क्योंकि औरंगजेब को प्रेम हो गया। औरंगजेब के बारे में लिखा है कि जैनाबादी से जब इसको प्रेम हुआ तो ऐसा प्रेम हुआ कि जिसने औरंगजेब ने कभी शराब ना पीने की प्रण खाई थी तो शराब का गिलास उठा लिया। जैनाबादी ने हाथ रोक करके कहा 1 साल का प्रेम है। वो नृत्य करती थी, डांस करती थी। औरंगजेब फिदा हो गया। उसने बोला यार अब ये डांस करेगी, कोई डांस नहीं करेगी। उसने बोला नहीं मेरी इच्छा है। उसने बोला डांस को ही बंद करवा देते, नृत्य को ही बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा, कलमा का मतलब सिक्कों पर राजाओं के प्रशंसा पत्र लिखते थे, प्रशंसा पत्र लिखे जाते थे। और मुझे लग रहा है कि देखना कोहनी में कुछ लग गया क्या है, देखना इधर। चलो रहने दो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। तो क्या कर दिया इसने, सिक्कों पर कलमा और राजपूती टीका बंद कर दिया। ज्योतिष, सती, दास, नाचना, गाना सब बंद कर दिया इसने। सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्युदंड दिया। क्यों दिया मृत्युदंड? क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में जब औरंगजेब ने धर्मांतरण कराया, जब कश्मीरी ब्राह्मणों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया तो कश्मीरी ब्राह्मण मदद लेने के लिए पहुंचे गुरु तेग बहादुर के पास में, जिनको हम हिंद की चादर कहते हैं, हिंद की चादर। तो गुरु तेग बहादुर जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जाकर के औरंगजेब से कह दो कि अगर तेग बहादुर का धर्म बदल जा सकता है तो हम लोग भी धर्म बदल लेंगे। तो यही स्टेटमेंट पास हुआ। तो बहुत प्रताड़ित किया गया गुरु तेग बहादुर जी को, बंदी बनाया गया। क्या हो गया? नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो बंदी बनाया गया। तो बंदी बनाया गया जब गुरु तेग बहादुर को, तो बहुत प्रताड़ित किया गया। कहते हैं इनके नाखून उखाड़े गए। अंत में भी जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया तो इनका शीश काटा गया, यानी सिर काटा गया। और शीश जहां पर काटा गया उसी को हम शीशगंज गुरुद्वारा बोलते हैं। तो सिखों के 9वें गुरु थे। क्योंकि इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया इसीलिए इनको मरवा दिया। किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। ठीक है। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। बहुत सारे लोग पक्ष रखते हैं औरंगजेब का, कहते हैं कि जी नहीं, औरंगजेब जो है, औरंगजेब के समय पर तो हिंदू मनसबदार थे, वो उसकी अपनी कूटनीति का हिस्सा थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मंदिरों के विरोधी नहीं था। और एकमात्र मुगल शासकों में से अकेला शासक है जो जनता का प्यार नहीं पा पाया। लोगों ने अकबर तक में अच्छाइयाँ ढूंढी, सभी में अच्छाइयाँ ढूंढी, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिखा है अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि औरंगजेब एक धर्मांध व्यक्ति था, धर्म का अंधा व्यक्ति था। ठीक है। इसीलिए देखते हैं जो लोग खराब कर्म करते हैं, इस्लाम से जोड़ के लोग कह देते हैं उनको औरंगजेब की औलादें। आजकल न्यूज में, मीडिया में बहुत आप सुनते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए इसने। 1670 में असम विजय इसने की थी, और जिसका श्रेय जाता है मीर जुमला को, जो एक सैन्य कमांडर था। किसके समय? औरंगजेब के समय। 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर यानी कर्नाटक को जीता था। ये इसकी सैन्य उपलब्धि है। 1687 में गोलकुंडा यानी बीजापुर को जीता। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितने प्रतिशत थे? 33, 1/3। मनसबदार का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका जितने भी डिपार्टमेंट थे, जैसे मनसब प्रथा मैंने आपको बताया इसके समय, अकबर के समय से चली आ रही थी, तो 1/3 मनसब कौन थे? वो हिंदू थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। मुझे बताएं अकबर के समय सूबों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? बोलेंगे एक बार। दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया।
क्या बोलेंगे? दिल्ली में बैतुल उलूम। इसी तरह से मैंने आपको बताया था हुमायूं ने कौन सा पुस्तकालय बनाया था? हुमायूं ने बनाया था आपका दीन पन्हा। क्या बोलोगे? दीन पन्हा। कुशल बीना वादक था, जैसे समुद्रगुप्त को मैंने बताया था समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था, तो यह भी वीणा बजाता था। तो ये औरंगजेब की कुछ आपकी क्या है उपलब्धियां हैं जो आपको परीक्षाओं में या लगातार लगातार सीखने को मिलती हैं। सर राजपूती टीका से मतलब क्या? राजपूती टीका से मतलब था कि वो अपनी विजय श्री का, हमारे यहाँ लगाया जाता है ना टीका, माथे पे मस्तक पे लगाया जाता है, विजय का प्रतीक होता है, तो उसको बंद कराया उसने। बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे मित्रों ने आंसर दिया है 15, कुछ मेरे दोस्तों ने 30 आंसर दिया है, ये पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। राम छवि गलत उत्तर दे रहे हैं 30 वाले, 19 बता रहे हैं कुछ बच्चे, 15 वाले सारे राम छवि लियो का उत्तर एकदम ठीक है। औरंगजेब के समय आए विदेशी। आजकल मैंने कहा कि औरंगजेब से प्रश्न बनता है तो उसके समय आने वाले यात्रियों पर। थावनॉट कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। गोमल करेरी कहाँ से आया था? इटली से। जॉन फ्रायर कहाँ से आया था? अंग्रेज। कहाँ से आया था आपका? अंग्रेज से मतलब होता है कि ब्रिटेन से आया होगा। क्योंकि हम सबको एक बात पता रखनी होगी कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो जहांगीर के समय ही अंग्रेज आने शुरू हो गए, तो उन्होंने अपना व्यापार भी शुरू किया। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपनी स्थायी फैक्ट्री बना ली थी। ये जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है अंग्रेज और विदेशी यात्री यहाँ पर आने लगे थे। औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर, यह दिल्ली के लाल किले में है और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। तो दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद किसने बनवाई है? आप कहेंगे जी आपका औरंगजेब ने बनवाई है। ठीक है, औरंगजेब ने बनवाई है बोलेंगे जी। आदिल शाह कौन था भैया? आदिल शाह के बारे में बच्चे जब दक्षिण भारत हम पढ़ेंगे, जब बहमनी सल्तनत को हम पढ़ेंगे, तो उस समय पर उसके आसपास के परिवेश में हम जानेंगे कि क्या आदिल शाही थी, कब आदिल शाही की स्थापना हुई, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। राम छवि कह रहे हैं सर मैं आप जैसा बनूंगा। मित्र आप जैसे रहना, खुद के जैसे रहना, वह अपना आप में एक विशेष बात होगी। किसी और के जैसा क्यों बनना है? अपने आप को बेहतर करिए। हो सकता है मुझ में बहुत सारी खमियां और कामियां हो, बहुत सारी कमी हो सकती हैं, तो क्यों ही बनना है ऐसा? खुद को बेहतर करिए। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? समझे राम छवि? औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य बादशाही मस्जिद लाहौर हैं, मोती मस्जिद लाल किला है, यह दिल्ली के लाल किले में है और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, आगे चलेंगे। 1679 में पुनः जजिया लगाया था। अकबर ने जजिया कब खत्म किया था जरा बताएंगे? मैंने आपको बताया था दोस्त, अकबर ने क्या किया। अकबर ने आपका, मैंने बोला था दास पीढ़ था, 30 पीढ़ था, और आपका तीर्थ यात्रा करके बाद में अकबर ने 1564 में इसको खत्म कर दिया था। तो लगभग आपका अगर हम बात करें, क्या बोलोगे, लगभग आपका दोस्त कितने वर्षों के बाद में? 1664, 115 साल बाद फिर से औरंगजेब ने इसको लगा दिया। यानी बीच में जो शासक रहे, जहांगीर रहा या आपका शाहजहां रहा, उनके समय पर जजिया नहीं रहा। औरंगजेब के समय पर एक जाट विद्रोह हुआ है, चूड़ामन जी ने किया है आगरा और यूपी में, गोकुल ने किया है, और गोकुल के बाद में यही राजा राम जी ने यहाँ पर बच्चे क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। किस क्षेत्र में थे? आगरा और यूपी के क्षेत्र में। दरअसल में बच्चे मुझे बताएंगे दरबार भी कहां पर था? आगरा में। तो भैया औरंगजेब तो बहुत बड़ी शक्ति है, उस समय पर ये कैसे विद्रोह कर सकते हैं? और इन्होंने वास्तविक विद्रोह किया। दरअसल में मुगलों की चौकी थी आगरा से धौलपुर का, जो ये मार्ग था, मुगल चौकी थी यहाँ पर। मुगल चौकी थी आगरा में, आगरा से धौलपुर रास्ते पर। यहाँ पर अंग्रेज लेते थे, अंग्रेज कह रहा हूँ सॉरी, मुगल लेते थे मालगुजारी। मालगुजारी मतलब माल को गुजारने के लिए एक कर, सामान भेज रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो धौलपुर से आगरा का उस समय पर ये भाड़ा लेते थे, 2 रुपए अतिरिक्त भाड़ा। कोई गाड़ी जाएगी तो पैसे देंगे। और अंग्रेजों ने वहां पर बिठा रखा था एक लाल बेग नामक व्यक्ति को। कौन बिठा रखा था? मालगुजारी के लिए बैठा रखा था लाल बेग को। ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। लेकिन लाल बेग क्या करता था? वहां स्त्रियों के साथ दुराचार करता था।
स्त्रियों को परेशान करता था, तो यहां पर मुहिम उठाई राजा राम ने। बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने कहा इस लाल बेग से बदला लेंगे, और लाल बेग की हत्या इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर की, तो लोगों में विश्वास बढ़ा। आपको पता होना चाहिए, आगर मथुरा के जो ये भूमि है, इसके आसपास यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जिनको हम जाट लैंड भी कहते हैं। तो इन्होंने सीधी चुनौती दे दी किसको? सीधी चुनौती दे दी आपका औरंगजेब को। तो यहां पर औरंगजेब क्या चुप बैठा होगा? तो औरंगजेब ने भी प्रयास किए, लेकिन औरंगजेब का एक प्रयास काम ना आया। औरंगजेब ने पहले तो आपका जफर जंग को भेजा, लेकिन जफर जंग को भी धूल चटाई राजा राम ने। जफर जंग के बाद में इसका बेटा, जो मैंने अभी नाम बताया था, आजम खां, आजम खां को भेजा, उसको भी धूल चटाई। आजम खां के बाद में आजम खां का भी बेटा था बीदर बख्त, बीदर बख्त को भेजा, उसको भी धूल चटाई। और ऐसी धूल चटाई कि खुद ये जब इतना कंफ्यूज हो गए, हर बार पिटते, तो इनकी सैन्य प्रशासन भी यहां पर कमजोर हो गया, इस वाले मथुरा वाले क्षेत्र में। तो मथुरा वाले क्षेत्र में जैसे ही शासन कमजोर हुआ, तुरंत राजा राम ने अटैक किया था सिकंदरा पर, और सिकंदरा पर अटैक करके इन्होंने 800 मुगल सैनिकों की हत्या कर दी थी। आप बहुत कम लिखा हुआ पाते हैं। 800 मुगल सैनिकों को जब इन्होंने काटा, और वहीं पर ऐसा विद्रोह मचाया कि जो अकबर और जहांगीर है, उनकी हड्डियां जो कब्र में थी उनको निकलवा लिया, और बोले इनको जलाओ। अकबर और जहांगीर की अस्थियां निकलवा ली थी। पूछा जाता है कौन वो व्यक्ति है जिसने आपका अस्थियां निकलवा ली थी? कौन है? राजा राम है। बोले इनको जलाओ। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राजा राम मोहन राय हैं क्या? नहीं बच्चे, राजा राम मोहन राय तो आधुनिक भारत में सन 1772 में जन्मे। वो, उनका जन्म तो 1772 में होगा। वो आधुनिक भारत में होंगे, बंगाल में, वो भी हम पढ़ेंगे। या दिल्ली पुलिस के सिलेबस से हम एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। देखो, मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, जीएस सेम है, हिंदी इतनी बेसिक है एसएससी जीडी की। दिल्ली पुलिस का पेपर आपका हो जाएगा नवंबर से दिसंबर, दिसंबर के बाद में जीडी है आपका मार्च अप्रैल में। आराम से उस बैच से आप पढ़ सकते हैं, 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। मैं खुद जीएस के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्दी चलाऊंगा। हिंदी इतनी कॉमन आती है, हिंदी के लिए कुछ क्लासेस ले लेंगे आपकी उस टाइम पे, पेपर से पहले, इसी बैच से होगी। कोई अतिरिक्त पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई अदर से बैच लेने की जरूरत नहीं। बैच एनफ है, एक बैच लिया करो, उसको हमेशा बहुत पूरे तरीके से शिद्दत से करो, उसमें अपनी रिसर्च करो। अच्छा, टीचर ने भी ये नहीं बताया तो अपनी रिसर्च उसमें कर दो, शामिल करो, उसको पूर्ण करो, क्योंकि टीचर का काम है आपको कंटेंट देके गाइड करना। आप उसमें पूरी ऊर्जा लगाओ, एक ही बैच काफी होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। औरंगजेब की मौत हुई 1707 में, और जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई तो मध्यकालीन भारत भी खत्म, यहीं पर इतिहासकारों ने माना है। मध्यकालीन भारत, कि मुगलों का जो परचम था, मुगलों का जो परचम था वो खत्म हुआ, वो लौ बुझ गई। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? ये आपका संभाजी नगर महाराष्ट्र में। कहां पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। और फिर शुरू होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। बहुत बढ़िया, हम भी पूछना चाह रहे थे यही। हाँ देखो, नोट्स तो बना ही लोगे, अब आपके एग्जाम तक ये रहेगा, दिल्ली पुलिस का पेपर आपका हो जाएगा तब तो दिसंबर तक तो ये बैच रहेगा ही ना। तो अब नोट्स बना लो। अब तुम ये सोचो कि ये बैच रहा ही रहे, कोई भी बैच है वो पेपर तक रहेगा, तो नोट्स इसके बना लो पहले से अच्छे से, है ना, आगे आएंगे। अब तुम नोट्स अब नहीं बनाओगे, अगर दिसंबर तक नहीं बना पाओगे, और बोलो जी फिर फरवरी तक ही कैसे बना लोगे तुम। आगे, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में औरंगजेब के बाद में उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम आया। इसका उपनाम है वृद्ध शासक, और 63 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा, इसीलिए इसको बूढ़ा शासक बोलते हैं। शाह ए बेखबर इसको कहा जाता है, यानी इस समय पर मुगल सल्तनत का आपका पतन शुरू हो गया, और उसको कोई मतलब नहीं है कौन क्या करता है, क्या युद्ध है क्या नहीं है, ये आराम से मजे में है। बूढ़ा आदमी इसने सोचा कि अपनी जिंदगी ही पूरी कर लूं, वही काफी है। शाह आलम प्रथम, भैया औरंगजेब को किसी ने मारा क्या? नहीं,
जब हम किसी के बारे में इतिहास में ये नहीं बात करते कि वह उसकी मौत किस प्रकार से हुई, इसका मतलब उसकी स्वाभाविक मौत हुई है, वह अपनी मौत मरा है। ठीक है, स्वाभाविक मौत यानी बिना किसी बीमारी के बुजुर्ग अवस्था में मौत हो जाना, तभी हम कारण। लेकिन किसी की हत्या होती है तो हम उसका कारण हमेशा जानते हैं कि इसकी हत्या किसी ने की है। अगर नहीं कभी इतिहास में आप पढ़ रहे हैं किसी शासक के बारे में कि उसकी मौत कैसे हुई है, तो इसका मतलब स्वाभाविक मौत मरा, अपनी मौत। ठीक है, शाह आलम प्रथम इसी को कहते हैं। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, बहुत पूछा जाता है। वास्तविक नाम मुअज्जम था। सारे बच्चे वापस क्लास पे फोकस करेंगे, सब अलग बैचेस की बात करने लग गए, सब जीडी की बात करने लगे, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता तुम्हारा। जहां पढ़ना होता है, जहां फोकस करना होता है, वहां फोकस करते नहीं हो, और इधर उधर की बातें कितनी भी करा लो है। इसी नटखट पन्ने की वजह से आपका सिलेक्शन देर में होता है। सोच लिया करो, तुमसे पीछे वो बच्चा बैठ रहा होगा, वो अपना सिलेक्शन किसी को नहीं देगा, वो उसी का है क्योंकि शांत पढ़ रहा है। सन 1707 में इसने उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी इसके भाइयों ने संघर्ष किया गद्दी के लिए। तो जाजऊ का वॉर हुआ दिल्ली के पास में, इसने अपने भाई काम्बक्स को हराया। गुरु गोविंद सिंह जी की हेल्प ली इसने गद्दी पर बैठने के लिए। इसकी बीवी फिदवा इसकी प्रेमिका है, ये पुर्तगाली है। पुर्तगाली 1498 में आ गए थे ना, तो ये पुर्तगाली है, एक टीचर थी, पुर्तगाली टीचर 17 साल की। ये 63 का मत समझ लेना, ये 18 साल से मित्र है इसका। जब इसकी उम्र 18 थी तो ये दरबार से संबंध था, दरबार में आती थी बीवी फिदवा। इसकी उम्र 17 वर्ष थी, दोनों का प्रेम हुआ और पूरी जिंदगी बीवी फिदवा साथ रही है। तो बीवी फिदवा का असली नाम क्या है? जूलियाना। इसको बीवी फिदवा तो किसने कहा है? ये कहा है आपका बूढ़े आदमी ने, उपाधि दी है। इस जाजऊ के युद्ध में भी हाथी पर बैठकर के सवार थी बीवी फिदवा। समझ रहे हो? बहादुर शाह ने जाजऊ का युद्ध भी ऐसे ही नहीं लड़ा। जूलियाना को बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं युद्ध लड़ूंगा। जहादर शाह इसके बाद में शासक आता है। जहादर शाह, बस नाम याद रखें। लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता है? जहादर शाह को। घृणित शासक किसको कहा जाता है? फर्रुख शेर को। शासनकाल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। फर्रुख शेर ने ही लक्ष्मण दास बंदा बहादुर की हत्या कराई है। अब आप कहेंगे बंदा बहादुर कौन है? तो जब सिख संप्रदाय आपको पढ़ाऊंगा तब समझोगे कि सिखों के 10 गुरु हुए। अभी थोड़ा सा जानिए। पहले गुरु गुरु नानक देव थे। 10वें गुरु थे मित्र गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा। 11 गुरु कोई हुआ ही नहीं, 11वां गुरु। तो उन्होंने अपनी सैन्य कमांडर, क्योंकि उन्होंने सेना को लड़ने लायक बनाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो अपनी जो कमांडिंग थी, यानी जो कमांडर बनाया उन्होंने अपने बाद में, वो बनाया था बंदा बहादुर को। और बंदा बहादुर ने मुगलों से संघर्ष किया। तो बंदा बहादुर को बहुत प्रताड़ना दे करके इनकी स्किन खाल तक उतारी गई है इनके शरीर से कि ये इस्लाम को कबूल करें। ठीक है, लक्ष्मण दास इन्हीं का नाम है। तो बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के पास कमांडर थे। ये हम सिख संप्रदाय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सैरेमन थे, याद है? फोड़े वाली कहानी याद है? बोलो यस। इसको गलत जगह पे फोड़ा निकल रहा था। अंग्रेज चालाक थे, रिसर्च करके आए, एक शिष्टमंडल आया, यानी लोगों का एक डेलीगेशन आया, दल आया, बोला जी व्यापार करना है, और ये करा रहा था उस समय। तो इन्होंने कैसे बोला? भैया लंपट मूर्ख का मतलब होता है निरा मूर्ख, एकदम से मूर्ख। तो जॉन सैरेमन ने कहा कि फर्रुख शेर तुम्हारा इलाज हमारे पास है। इलाज पास है तो इसके जो फोड़ा था वो ठीक कर दिया। अपने साथ एक डॉक्टर लेके आए थे, डॉक्टर हैमिल्टन को। उसकी वजह से इसने क्या किया, कलाकार ने, इस कलाकार फर्रुख शेर ने क्या किया देखेंगे आप। फर्रुख शेर ने सन 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र यानी कि दस्तक जारी कर दिया। दस्तक जारी कर दिया। और दस्तक जारी करने का मतलब था 3000 रुपए मात्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व्यापार करने के लिए दे दिए। कर मुक्त व्यापार की, कोई और टैक्स नहीं देना, इकट्ठे 3000 रुपए दो। और ऐसा नहीं है 3000 रुपए बहुत ज्यादा थे। नूरजहां जैसी की पेंशन 2-2 लाख रुपए रही है।
शाही खर्चा 2 लाख रुपए का था, उनके लिए 3,000 कोई कीमत नहीं थी। आगे आएंगे। भैया जी रामछवि नाम बदल के कोई दूसरा नामकरण कर दो। ठीक है रामछवि, आपका सही विचार है, जरूर इस बारे में विचार करेंगे रामछवि। इसके वजीर किंग मेकर हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि किंग मेकर किसके समय पर हुए, यानी फर्रुखसियर को जो शासक बनाया है इनको बोलते हैं हम आपका किंग मेकर। यानी किंग मेकर का मतलब क्या होता है, राजा को बनाने वाले। इन्हीं को हम सैयद बंधु कहते हैं और इन्हीं को श्रेय जाता है कि फर्रुखसियर जो गद्दी पे बैठा है संघर्षों के बीच में, तो उनको गद्दी पे बिठाया किसने आपका, तो हम कहेंगे सैयद ब्रदर्स। बहुत बार पूछा जाता है सैयद बंधुओं के नाम क्या है। जब दक्षिण को हम पढ़ेंगे तो सैयद बंधुओं के बारे में और विस्तार से जानेंगे। बोलेंगे भाई फटाफट से। अन्य विषय के डाउट ना पूछे बच्चे, जो मैंने बता दिया वो फाइनल है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल बताया है तो पश्चिम बंगाल ही होगा, करेक्शन कर लें कहीं कुछ और है तो। सर जी छत्रपति महाराज शिवाजी जी के बारे में नहीं बताएंगे बच्चे, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे ना तो वहां पर पढ़ेंगे, है ना। हाँ, अब से जो उल्टी सीधी बात करेगा उसका नाम, उसके नाम के आगे पप्पू लगाएंगे। जिनको राम छवि पसंद नहीं है उनके नाम के आगे लगाएंगे पप्पू। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज से नाम सोच लेना अपना, आपको अपने नाम के आगे पप्पू सुनना है कि नहीं सुनना। तो किंग मेकर जो थे बच्चे, जब उन्होंने गद्दी पर बिठाया मुगलों को, तो वास्तविक शक्ति भी वही बने। तो उनकी मर्जी जिसको चाहे जहां बिठा दे, उनकी मर्जी जिसको चाहे वो आपका गद्दी पर बिठाए। तो बहुत जल्दी जल्दी मुगल शासक बदले। देखो 1719, 1719, 1719 रफीउद्दर्जत को गद्दी पर बिठाया, रफीउद्दौलत को गद्दी पर बिठाया, नेफू क्या बोलोगे, नेफी स्वियार को गद्दी पर बिठाया। क्या याद करने, कुछ याद मत करो, सीधे ये शासनकाल याद रखो। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला आदमी है ये। तो मोहम्मद शाह रंगीला इतने लंबे समय तक क्यों गद्दी पर रह गया भैया? इसको क्या सैयद बंदियों ने नहीं हराया? इसने उल्टा उनको मरवा दिया। इसने चिंकलिज खां, आसफ जहां और मराठों के साथ मिलकर के सैयद बंधुओं का खात्मा करा दिया। सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया। उसको पता था कि ये गद्दी पर परेशान करते रहेंगे। चिंकलिज खां ये बच्चे आपका हैदराबाद का संस्थापक है, हैदराबाद का संस्थापक। हैदराबाद शहर इसी ने बसाया था। यही दोस्त था आपका मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत डरपोक आदमी है। वो तो तुक्के से इतना लंबा शासन कर गया है, लेकिन अपने इस शासन काल में मोहम्मद शाह रंगीला भागता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर भागता रहा। आगे आएंगे। सर मैंने पढ़ा है औरंगजेब ने दी है। बच्चे नहीं, मान्यता तो अंग्रेजों को व्यापार के लिए जहांगीर के समय से ही मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री तो 1613 में स्थाई और अस्थाई फैक्ट्री 1611 में। ये मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। आगे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय बने स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हैं? एक हैदराबाद है, क्योंकि रंगीला बहुत कमजोर था, तो हैदराबाद, अवध, बंगाल, मथुरा, भरतपुर, यहां के राजाओं ने कहा कि हम तुम्हारे अधीन नहीं है। आसफ जहां ने हैदराबाद को, सादत खान ने अवध। ये इसके शासनकाल में शुरुआती समय में ही पता चल गया लोगों को कि ये कमजोर है। एमएस रंगीला, तो एमएस रंगीला के समय पर ये 4 बने हैं, 22 में, 23, 24, 26 में। मथुरा भरतपुर में बदन सिंह ने कहा कि हम दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने कह दिया कि मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने भैया इनका विरोध नहीं किया होगा क्या? तो मोहम्मद शाह ने इनका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मोहम्मद शाह खुद एक कमजोर आदमी है। रोशन अख्तर इसी का नाम है। रोशन अख्तर एक कमजोर आदमी है, बहुत कमजोर आदमी है। इसके समय इसकी कमजोरी आप ऐसे देख सकते हैं। मैंने बोला ये 1700, कभी भी पूछूं तुमसे मैं तो आप कहेंगे 1719 से 48 रहेगा। तो इसी के समय पर बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम एक मराठा पेशवा हैं,
और क्या ही बात करोगे तुम बाजीराव प्रथम की। हिंदुस्तान में छिपाए गए इतिहासों में से एक इतिहास बाजीराव प्रथम का भी है। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ते हैं, सम्मान करते हैं, और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू राजवंश की स्थापना की। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया। लेकिन फैक्ट यह भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जितना क्षेत्रफल था, उससे ज्यादा क्षेत्रफल मराठाओं का किसने पहुंचाया? बाजीराव प्रथम ने। 1720 से 40 बाजीराव प्रथम है। यह व्यक्ति, कहते हैं इतिहासकार, अपने 20 साल के जीवन में अपने सैनिकों के साथ शिविर में सोया है, अपनी सेना के साथ रोटियां खाई हैं। 20 साल तक, अधिकतम समय शिविरों में। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि दक्षिण से एक आवाज उठी आती है, बाजीराव प्रथम, जरा इसको देख के आओ, ये कौन है, इसका चित्रण मुझको चाहिए, इसके चरित्र के बारे में मुझको बताओ। तो कहते हैं चित्रकार गए और चित्रकारों ने बाजीराव प्रथम की रैकी की। रैकी का मतलब जासूसी की, और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी की और मोहम्मद शाह रंगीला को देते हैं जानकारी, और चित्रण करके बताता है। तो चित्रण कुछ इस प्रकार था कि आपका बाजीराव प्रथम एक घोड़े पर, घोड़े की जो बच्चे रस्सी है उसको छोड़े हुए हैं, वो घोड़े के ऊपर पड़ी हुई है, और एक हाथ से बाली मसल रहे हैं, और एक हाथ से तलवार जो है वो बैलेंस बन के घोड़े के ऊपर रखी हुई है, और घोड़ा धीमी चाल में चल रहा है। इस प्रकार का चित्रण किया गया। कहते मोहम्मद शाह रंगीला इस प्रकार के चित्रण को देख के डरा कि यह व्यक्ति कौन है। तो लोगों ने बताया कि बहुत जल्दी दिल्ली भी आने वाले हैं, और दिल्ली आए तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला था कि बाजीराव दिल्ली आए, तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के ही भाग गया था। तो आप कहेंगे फिर भैया दिल्ली पे कंट्रोल बाजीराव प्रथम ने क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि बच्चे, दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं था इस समय। दिल्ली में इस समय बहुत कुछ नहीं बचा था, उससे ज्यादा मराठा उस समय समृद्ध थे। थोड़ा बहुत जो कुछ बचा हुआ है उसको 2 साल बाद आके नादिर शाह एकदम से साफ करके ले जाएगा दिल्ली से, सब कुछ लूट के ले जाता है। ठीक है। 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव मस्तानी पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में मराठा में। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? क्योंकि ये ईरान में युद्ध नहीं हारा, ने आक्रमण किया। इसी का वंशज है अहमद शाह अब्दाली, जो 1761 में आके युद्ध लड़ेगा मराठाओं से। कोहिनूर हीरा लूट के ले गया, तख्ते ताउस ले गया जो मयूर सिंहासन था, 70 करोड़ के जवाहरात ले गया लगभग। ठीक है, 70 करोड़ के जवाहरात ले गया। आगे आएंगे। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 54 है। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर कौन था? औरंगजेब था। तो आलमगीर द्वितीय किसको कहा जाता है? अजीज उद्दीन को, बहुत पूछा जाता है। शाह आलम द्वितीय इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे मुगलों में तीसरा सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? थर्ड लॉन्गेस्ट रीन पीरियड किसका है? क्योंकि मैंने बताया सबसे बड़ा शासनकाल अकबर कितने वर्षों तक मित्र? अकबर का शासनकाल कितने मित्र? 49 वर्ष। औरंगजेब का इससे भी 3 माह कम, यानी उसका लगभग 49 वर्ष 6 महीने है, और औरंग का 49 3 है, 3 महीने कम था। लेकिन इसका शासनकाल देखिए कितना, 46 वर्ष। यह बात अलग है कि सन 1803 में ही अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया था। तो बहुत पूछा जाता है दोस्त कि जैसे 1764 का युद्ध हुआ, 1764 बक्सर इतिहास का एक चर्चित युद्ध है कि अंग्रेजी राज भारत में कायम हुआ इस युद्ध से, अंग्रेज भारत में सेटअप बना पाए इस युद्ध से। तो पूछते बक्सर वॉर जब हुआ, बक्सर युद्ध हुआ, तो मुगलों का शासक कौन था? पूछ लेता है। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा ये सारे युद्ध, जब अंग्रेज आएंगे तो मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। सर ये इनकी रियल फोटो है क्या? ओम प्रकाश लप्पू पूछ रहे हैं। जी ओम प्रकाश लप्पू, ये इनकी ओरिजिनल फोटो है। एकदम से ठीक है।
आगे आएंगे। एक राम छबीली कह रही है कि भारत का नेपोलियन वास्को डिगामा था। बहुत शानदार, बहुत खूब बेटा। ऐसे घर में भी शादी हो सकती है जहां पे 40-50 आदमी हो। कटोरी कम से कम 200-250 तो झूठी करेंगे। कटोरी मांजने में जिंदगी चली जाएगी। कटोरा और कटोरदान तो बहुत अलग की बात है। तवे परात अलग रहे, पतीली भगोने कुकर अलग रहे। तो नहीं पढ़ोगी तो बेटा बर्तन मांजने में रह जाओगी सिर्फ। और फिर इतने लोगों के कपड़े, धोती, लुंगी, कच्छा, बनियान, ना जाने क्या क्या। पढ़िए ध्यान से। अकबर द्वितीय रहा है 1806 से 1837। ये द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह है, यानी लास्ट वाले से पहले है। यही अकबर द्वितीय रहेगा जो राजा राम मोहन राय के समय पर होगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसी ने दी। राजा राम मोहन राय को जो राजा कहा है, क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय को क्या कहा है? राजा का टाइटल किसी ने दिया। क्यों जी? राजा की उपाधि इसने इसलिए दी कि अंग्रेजों ने इससे कह दिया कि तेरी पेंशन नहीं देंगे तुझको। इसकी पेंशन देने से मना कर दिया। मुगलों को पेंशन देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये व्यापार में इनके सहायक थे, इनका भरोसा उनको रखना था। लेकिन इतने कमजोर हो गए, बोले चल भाई मुगल, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। तो वो अंग्रेजी बोलता नहीं, अनपढ़ आदमी, तो इसने राजा राम मोहन राय को भेजा कि जाके भैया ब्रिटेन बात करो। ठीक है, जाके ब्रिटेन बात करो। हाँ बेटा, पढ़ना है, मेहनत करनी है। कह रही भैया मैं बर्तन नहीं मांजूंगी। बहुत शानदार। बर्तन मांजना बुरी बात नहीं है, हमारी माता जी ने मांजे हैं बर्तन। लेकिन आज की आधुनिकता में आपको अपने विकास पर भी ध्यान हो देना होगा। पहले कामयाब बनिए और काम भी बाद में करिए। काम प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। बर्तन मांजना कोई प्राथमिकता नहीं होना चाहिए जीवन में। वो अच्छी बात हो सकती है, घर में ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन आप 2,000 रुपये में किसी को रख सकते हैं। किसी से किसी और का घर भी चलता है, लेकिन आपके पास उसके लिए पैसे होने चाहिए। आप किसी और के लिए सहायक बनेंगे, किसी और घर में, आपके घर में आपके लिए टाइम रहेगा। अपने बच्चे को पढ़ाओ उस टाइम में। बर्तन मांजती रहोगी, झाड़ू पोछा कर, वो काम किसी और से करा सकते हैं आप। आप अपने बच्चों को परवरिश कीजिए, उन बच्चों को संस्कार सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। इसीलिए जरूरी है। ठीक है, आएंगे जी साहब। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट है। दिल्ली पुलिस 2020 में भी, अभी SSC GD 2022 में भी पूछा गया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कितने वर्षों का शासन है? 20 वर्षों का शासन है। 1857 की क्रांति जब हुई तो ये बूढ़ा आदमी था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एक्टिव हो गए, तो लोगों ने कहा यार अंग्रेज तो लूट के बाहर ले जा रहे हैं, इससे अच्छा मुगल ही है। इन्होंने हमको ताजमहल दे दिया देखने को, लाल किला दे दिया, वाओ कितना शानदार काम किया। तो लोगों ने बोला यार अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक नेतृत्व तो चाहिए, तो नेतृत्व हमारे पास है तो सही दिल्ली में, इससे अच्छा इसी को लीडर बना लो। बेशक बूढ़ा है, बेशक अंतिम है तो राजा ही, सेना तो है ही थोड़ी बहुत। और ये ऐसा समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों से कह दिया, ओए लाल किले से बाहर निकलो, बहुत दिन रह लिए इसमें लाल किले में, अब लाल किले में नहीं रहने दिया जाएगा। अब अपनी जगह कहीं और ढूंढो, किराए पराए पे देखो कुछ देखने का। लाल किला बोल दिया तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी है। अब ये बेचारे तो अपना घर समझते थे लाल किले को, ये तो सोचते थे हमारे लोग यहीं रहेंगे। इनको थोड़ी पता था ऐसा कुछ आदेश कभी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जफरनामा, जफर नाम से क्या बोलोगे? जफर नाम से कविताएं किसने लिखी है? इसी ने। जफरनामा एक पुस्तक भी है। इसी के समय एक दरबारी कवि थे, मिर्जा गालिब, शायर थे। मिर्जा गालिब का किस्सा मैंने पिछले बैच में बच्चों को सुनाया, और मैंने कहा जीवन में आपके लिए क्या जरूरी है ये बात तय कर लीजिए। मिर्जा गालिब का एक किस्सा है कि जब बहादुर शाह जफर द्वितीय बहुत प्रभावित थे मिर्जा गालिब से। मिर्जा गालिब दार्शनिक है, शेरों के माध्यम से बहुत गहरी बात कहते थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय के यहाँ पार्टी थी, तो सब बड़े लोगों को, दिल्ली सल्तनत के बड़े लोगों को नौता गया, तो एक नौता मिर्जा गालिब को भी गया, क्योंकि बड़े शायर हैं, दिल्ली का बड़ा सम्मान था।
तो ये एंट्री कर रहे थे फटे पुराने कपड़े पहन के, एकदम से फकीर आदमी है मिर्जा गालिब, कोई सानो शौकत नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है, फकीर आदमी एकदम। राज दरबार को जाते थे, गेटकीपर्स ने रोक लिया, बोले ए भिखारी किधर जाता है, इनविटेशन कहाँ है, लेटर कहाँ है अंदर आने के लिए। ऐसा दिखाया जेब से निकाल के, ये लो। बोले किसी का चुरा लाया है, किसी का चुरा के लाया है, छील लो इससे। उसने उल्टा छील लिया, बोले ठीक है मैं वापस जा रहा हूं। वापस चले गए। लोगों ने बोला यार दावत थी बहादुर शाह जफर के यहाँ, तुमको जाना था। उसने बोला मुझको जाने कौन दे रहा है। बोले ऐसे फटीचर बन के जाओगे, कोई जाने दे रहा है। तो उन्होंने बोला फिर कैसे जाएं। तो बोले चमकदार एक शेरवानी पहनो, जूते पहनो, टोपी वोपी लगाओ तब जाओ। उसने बोला यार वो तो किराए के कपड़े रहेंगे, मुझे अच्छा फील नहीं होगा। बोले नहीं नहीं ऐसे ही जाओ। कहीं सजाया गया बेहतरीन तरीके से मिर्जा गालिब को। और मिर्जा गालिब की जब एंट्री हुई दरबार में तो सलाम गेट पे एकदम से, कपड़े देख के उन्होंने अपना कार्ड दिखाया। ये बोले जी एक फकीर लेके आया था तुम्हारे इस कार्ड को, गरीब सा आदमी फटीचर। मतलब ले गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अंदर जाके बैठे, शाही भोज था, उसी उसी बहादुर शाह जफर द्वितीय के बराबर में मिर्जा गालिब। ऐसे मिठाई नहीं खाई, मिठाई पहले अपनी शेरवानी को खिलाई, मिठाई फिर अपनी टोपी पर रगड़ी। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने सोचा यार फिलोसफर आदमी है, दार्शनिक आदमी है, करने के पीछे कुछ होगा, कारण होगा, कुछ विद्वान आदमी है। बहुत देर हो गई, कभी जूतों को रायता डाल दें। उसने बोला कि ये क्यों करते हो, जब रुका नहीं गया। तो किस्सा आता, उन्होंने बोला जी मैं तो बाहर ही भेज दिया गया, मुझको तो कोई आने ही नहीं दे रहा था, यहां तो कीमत मेरे वस्त्रों की थी, यही ये दावत में इनको ही आने दिया गया है, इसीलिए इनको ही खिला रहा हूं। तो यहां पर एक सीख है मित्र, सीख ये है आपका कि आपकी जो पहचान है, बहुत सारे लोग आपके बाहरी आवरण से करते हैं, लेकिन बाहरी आवरण आपकी वास्तविक पहचान नहीं होता। मिर्जा गालिब तो अंदर ही है। आप अंदर से कैसे हैं, इस बात का बड़ा महत्व है। और बाहरी चमक पे कि दुनिया सम्मान करेगी, इस बात से आप बाहरी चमक बना के आप अपने आप को अंदर से खराब कर लेते हैं मित्र, फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता। दुनिया आपको खराब समझे, लेकिन आप अंदर से भी बेहतर पहले बने, बाहर से बेहतर बनना उसके बाद का विकल्प है। ठीक है, तो इसको 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने ये लोगों के साथ हो गया। हाँ बोला आई एम योर नेता। लोगों ने बोला बहादुर शाह जफर तुम्हारे नेतृत्व में अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। इसने बोला ठीक है मारो, सबको मारो। ईस्ट इंडिया कंपनी के नील और हडसन में 1857 क्रांति तुमको पढ़ाऊंगा, तो इनको पेल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लाठी बजाई इनको, पेला लाठी से। बोले आओ बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जफर भाग के, उसको पता चला अंग्रेजों ने घेर लिया, हुमायूं के मकबरे में छिप गया। हुमायूं के मकबरे से निकाला इसको, ताऊ अंग्रेजों से लड़ेगा ताऊ। अब ताऊ ने बोली भाई साहब मुझे तो लोगों ने भड़का दिया था, मैं क्यों लड़ रहा था, मैं तो चुपचाप बैठा ही था लाल किले में। तो ताऊ को उन्होंने भेजा फिर कहां पे, 1862 में मृत्यु हुई थी कहां पर आपका, म्यांमार की जेल में। ठीक है, 5 साल 6 साल लगभग यहां बंद रहे और फिर मर गए बुढ़ापे में। ये अंतिम शासक था, ये हाल हुआ अंतिम दिनों में। ठीक है, तो यहां पर हम आधुनिक भारत भी अपना शुरू कर चुके हैं और अब आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत अधिक अब नहीं बचेगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, शायद 8-9 दिन में हम इतिहास को कवर कर लें, मैक्सिमम 10 दिन। ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। रिवीजन करेंगे बहुत अच्छा सा, और मित्र रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपको बताया दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस की जीएस पे अगर आप पार पाना चाहते हो मित्र, तो जितनी भी क्लास हुई हैं एटलीस्ट पीडीएफ तो पढ़ो ही। जो क्लास समझ में नहीं आती क्लास कर लेंगे, ठीक है, समय है तो क्लास करो, नहीं है तो पीडीएफ पढ़ लो। और फिर बच्चे जो प्रैक्टिस सेट हुए ना यूट्यूब पर,
मैंने प्रैक्टिस सेट कराई, उम्मीद करूंगा हर बच्चे ने किए होंगे 70 सेट, और उसके बाद में 8 और करा चुका हूँ, शायद 3-4 सेट और कराऊंगा इसमें अभी। कहने का मतलब 80-82 ये सेट हैं। बेटा ये टारगेट बना लो, इनके बगैर एग्जाम हॉल में घुसोगे नहीं। क्या भैया मैंने ये क्लास कर ली, आपका एप्लीकेशन की, और ये सेट भी कर लिए, तो मैं फेल नहीं होऊंगा क्या? मैं ये कहता हूं मित्र, अगर सिलेक्शन होता होगा, अगर भर्ती में आपके अंदर दम है और आपने इस भर्ती के लिए दोनों चीजें तैयार की हैं, तो आपसे ज्यादा स्कोर कोई नहीं कर पाएगा इस ऑनलाइन वर्ल्ड में। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये करके दिखा देना। मैं ये कहता हूं कि तुम ये बोलोगे जी मेरे तो इन सबको करके 50 में से 20 ही क्वेश्चन हुए। दोस्त प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे, इस 20 को पाने के लिए फिर पूरे भारतवर्ष में कोई बच्चा नहीं मिलेगा। अगर सबसे बेहतरीन बच्चा जिसने दोनों चीज तैयार कर ली और फिर भी दिल्ली पुलिस में 20 करके आया, तो मैं कह रहा हूं दोस्त तुम्हारा उच्चतम स्कोर होगा, सबसे ऊपर स्कोर होगा, दूसरा कोई व्यक्ति तुमको मिलेगा नहीं इतने स्कोर का। ये वादा है। यानी भैया तो फिर तो बच्चा ऐसे करके आ जाएगा ना, मैथ में 15 कर दिए किसी ने, 30 कर दिए, आपका रीजनिंग में कर देगा, कंप्यूटर में 6-7 कर देगा, 36 10 46 5 51, और आपका क्या हो जाएगा 36 10 46 5 51 हो गए ना, 51 है, सॉरी हाँ 25 कह रहा हूं मैं, नहीं यार, हाँ 15 का मैथ हो गया ना 25, अरे मैं 30 लिख रहा हूं इसको, 25 25 में से बच्चे का कितना स्कोर होगा, 23-24 तो हो ही जाएगा सिलेक्शन के लिए। मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में 6-7 कर देगा, यह मैथ कर देगा 13-14 का, मिनिमम पे भी देख लो 13 और 23, 23 10 33 3 36 6 42 10 52 10 62, भैया 62 पे क्या मेरिट चली जाएगी? हाँ पिछली बार नहीं गई क्या? तो एग्जाम अगर कठिन आएगा तो 20 की जीएस करनी भी कठिन हो जाएगी। टारगेट मत बनाइए कोई भी कि 40 करूं 35 करूं, टारगेट्स बनाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। आप अपनी तैयारी को कितना बेहतर कर सकते हो, इस बात से सिलेक्शन होता है दोस्त, इस एक चीज से सिलेक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन है, फिर उसके बाद सारी चीजें हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर जीएस पूछने लायक पूछेगा तो बच्चा 40 भी करके आएगा, लेकिन अगर बेतरतीब ही प्रश्न पूछ लेगा तो 20 करना मुश्किल हो जाएगा। तब आप 20 करके आ जाना, और तुम करके आओगे, करने लायक आएगा तो 40 भी करके आओगे। मित्र ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।